हिंदुस्तान, 1 अरब से ज्यादा लोग, लाखों सपने, कुछ बनकर दिखाने के। लेकिन बुनियाद कौन बने जो बड़ी से बड़ी इमारतों को मजबूती से खड़ा रखती है। जड़ कौन बने जो सुंदर वृक्षों और अपने फलों को समाज के लिए अर्पित कर देते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग मशाल बनते हैं जो खुद को जलाकर दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। उन्हें हम टीचर्स बुलाते हैं। आंखों पे चश्मा और हाथों में चाक पकड़े ये लोग काले ब्लैक बोर्ड पर ज्ञान बांटकर हम सबका जीवन रोशन करते हैं। लेकिन आज के हालात कुछ और हैं। देश को बताया जा रहा है कि ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। कामयाबी के लिए जरूरी है अच्छी एवं महंगी पढ़ाई। आज शिक्षा एक लाभ देने वाला व्यवसाय है। सर्व शिक्षा अभियान का दम भरने वाली सरकारें, करोड़ों रुपए खर्च करके पार्क बनाने वाली सरकारें, न्यूक्लियर प्लांट्स, कॉमनवेल्थ गेम्स पर लाखों खर्च करने वाली सरकारों के पास अध्यापकों को वेतन देने के लिए पैसे कम पड़ गए और एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था कायम करने में नाकामयाब रहे। अपनी जिम्मेदारी से हटते हुए शिक्षा व्यवस्था में निजी पूंजी की स्वीकृति दे दी गई। दोस्तों, आज तकनीकी शिक्षा पूरे देश के अंदर बेची जा रही है। आज मेडिकल की शिक्षा पूरे देश के अंदर बेची जा रही है। एजुकेशन पे बजट का मात्र 2.8% खर्च करती है सरकार। कहते हैं कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल का सिस्टम है वो बहुत कमजोर है और कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में अपने बच्चे को जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजता है और एक मजबूरी में जो है प्राइवेट स्कूल में भेजता है। देखते ही देखते देश भर में निजी स्कूल खुलने लगे। लोगों को रोजगार के ख्वाब तो दिखाए गए, लेकिन इन सब के अंदर लेबर कानूनों की कैसे धज्जियां उड़ाई गई, ये ना तो किसी ने देखने की कोशिश की और ना ही किसी अध्यापक ने इसका विरोध करने का प्रयास किया। मैं उनको भी दोष नहीं दूंगा। जो टीचर्स हैं वो तो बेरोजगारी की शिकार हैं। आज हमारे देश में इस कदर बेरोजगारी है कि कोई भी आदमी अपने रोजगार को खोना नहीं चाहेगा और एक अगर छोड़कर जाता है तो 10 लाइन में खड़े हैं। जो इनकी हर शर्त को मानने के लिए मंजूर हो जाता है वो इनका एक मुख्य क्राइटेरिया रहता है। ये कमज़ोर से कमज़ोर उस व्यक्ति को ढूंढने की तलाश करते हैं कि जो कभी भी यहाँ से छोड़कर ना जाए और हमारी हर शर्त को आंख बंद करके मानना शुरू कर दे। अगर कोई जरा सी अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको ये बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अगर एक टीचर को स्कूल से निकाल दिया जाता है और इंटरव्यू निकाला जाए तो वॉक-इन इंटरव्यू में कम से कम सैकड़ों पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी की हुई महिलाएं जो हैं वहाँ पे जॉब के लिए पहुँच जाएंगी लाइन लगा करके और वो उन सारी शर्तों को मानने के लिए भी तैयार होंगी जो स्कूल मैनेजमेंट उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे लाद देगा उनके ऊपर। ब्लैंक चेक में साइन करवा के इकट्ठे करके चेक बुक रख लेते थे। 94 से यहाँ पर जॉब कर रही हूँ और शुरू से स्टार्टिंग से ही ये लोग हमें एक पैकेट में सैलरी देते थे और इन्होंने कुछ भी नहीं बताया पे स्केल के बारे में। और लेकिन ये अपना काम करते रहे, खाली रजिस्टरों पे ये अपना साइन करवाते रहे। उसमें खाली एक रसीदी टिकट चिपकी होती थी, उसके ऊपर हम लोग साइन करते थे। उस पर कुछ बिल्कुल खाली होता था और जब हम लोग साइन करके चले जाते थे तब ये अपने आप उस रजिस्टर को पूरा भर के फुल स्केल दिखा के अपना काम करते थे। निजी स्कूलों ने बेरोजगारों को नौकरियां तो दी, लेकिन अपनी शर्तों पर। तो हमारे देश में प्राइवेट स्कूल्स हैं वो एक तरफ तो पेरेंट्स को लूट रहे हैं, दूसरी तरफ जो उनके एम्प्लॉइज होते हैं उनको भी वो लूटते हैं। और टीचरों ने ये लिख कर दिया कि हमें सैलरी किसी को 7,000, किसी को 8,000, किसी को 10,000, इससे ज़्यादा किसी की सैलरी थी नहीं। जबकि उन्होंने जो शो किया हुआ था किसी की 32, किसी की 35, किसी की 40-45 हज़ार तक की सैलरी दिखाई हुई थी। Humiliation and harassment caused by the private institutions is up to that much extent that even after serving the school, that too serving the children who are the nation builders for more than 10 years, I have really subdued myself that I would not at all work for the private institutions because their main aim is only to make money. ऐसे ही
अनेक शिक्षकों में से एक आशा रानी जी, जो आई तो थी शिक्षा देने, लेकिन निजी स्कूलों ने उनके ज्ञान का सिर्फ अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। बचपन से मेरा एक सपना था शिक्षक बनना, और इसके लिए मैंने भरसक प्रयास किया। मैं एक शिक्षिका के रूप में एक स्कूल के अंदर राष्ट्र की सेवा करने का कार्यभार संभाला, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि सपने को पूरा करने के लिए मैं इतने बड़े भ्रष्टाचार के अंदर इतनी सारी मुसीबतों को झेलूंगी। भ्रष्टाचार की सीमा लांघते हुए स्कूल्स ने शिक्षकों से पे कमीशन के हिसाब से रजिस्टर पर साइन कराए, यहाँ तक कि शिक्षकों से ब्लैंक चेक बुक पर साइन करवा लिए जाते थे। प्राइवेट स्कूल्स जो है वो चेक से पेमेंट करते हैं, एम्प्लॉइज से जो है वो कैश में वापस ले लेते हैं। निजी पूंजी पर चलने वाले स्कूल्स का मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना था। सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों एवं सेफगार्ड्स के हिसाब से इन सब स्कूलों को चैरिटेबल ट्रस्ट का रूप दिया गया, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की इस सफेद चादर के नीचे शिक्षा को मंडी में खरीदने और बेचने का काला धंधा शुरू हो गया। रेगुलेशन के नाम पे एक एक्ट बनाया गया और उसके साथ उसके रूल्स, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 एंड दिल्ली स्कूल एजुकेशन रूल्स 1973, जिसमें यह है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल दिल्ली के अंदर जो रिकॉग्नाइज्ड है वो उसके नियम कानूनों के तहत ही चलेंगे। हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखी, वो ये लिखी कि कोई भी जो स्कूल होता है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो ये है कि एक तरीके से लीगल पिलर्स हैं, रेदर वी कैन से, कि वो जो है एक कम्युनिटी सर्विस होगी, एक फिलैंथ्रोपिक होगा, नो प्रॉफिट होगा, नो कमर्शियलाइजेशन होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये 4 पिलर्स एक प्राइवेट स्कूल के होते हैं तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी तरीके से सरप्लस मनी इकट्ठे करने का, प्रॉफिट करने का। और वो फैसला फिर स्कूल के मैनेजमेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील करी और सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील खारिज हुई 2004 के अंदर। उसके बाद फिर उन्होंने उसका रिव्यू मांगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के अंदर उसको भी डिसमिस किया। लेकिन उन नियम कानूनों का उल्लंघन करने के बाद उनके साथ कोई उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगर एक्शन की बात की जाए तो उस पूरे एक्ट उस बात पे साइलेंट है। अपॉइंट करते समय ही जिस समय एक शिक्षक इस खुशी में अंदर आता है कि उसको एक नौकरी मिल गई है, लेकिन नौकरी के बदले ये उनकी आत्मा को इस हद तक मार देते हैं कि वो दोबारा आवाज़ उठाने के लिए वर्षों तक सोचता है। इतने सारे पेपर ये ब्लैंक साइन में करवाते हैं, उसमें सिक्योरिटी भी आ गई है, उसमें बैंक अकाउंट भी इनके खुल जाते हैं, इसमें एक रेजिग्नेशन लेटर भी ये साइन करवाते हैं कि अगर किसी भी तरीके से टीचर जरा सी भी ऊंची आवाज़ करे तो उसको तुरंत ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि उसका रेजिग्नेशन लेटर पहले से उनके पास एडवांस में जमा हो जाता है। इतने सारे डॉक्यूमेंट ये ब्लैंक में साइन करवाते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर भी ये ब्लैंक में साइन करके रिसीव करवा लेते हैं कि हमने आपको दे दिया, जबकि देने के नाम पर केवल ये इनका एक तमाशा होता है। ये ना कंफर्मेशन लेटर देते हैं, ना ये अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, ये कुछ भी हमें ऑन पेपर कुछ भी नहीं देते। एक मजदूर की तरह यहाँ पर शिक्षक के रूप में एक शिक्षक आता है और उसको देने के नाम पर उसके हाथ में ये विश्वास कायम रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता है। किसी भी कानूनी लड़ाई को वो नहीं लड़ सकता है, इसलिए कमज़ोर होकर के वो वहाँ पर उनके शर्तों के अनुसार काम करना ही अपने लिए बेहतर समझता है। मैं सेंट एंजल स्कूल में पिछले 11 साल से पढ़ा रही हूँ। जब पहले दिन मैं इस स्कूल में अपनी नौकरी के लिए आई तो मुझे सबसे पहले प्रिंसिपल मिसेस सीमा भारद्वाज के कमरे में भेजा गया। वहाँ जाकर मिसेस सीमा भारद्वाज ने मुझे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जो स्कूल की थी, जिसमें ये कदापि नहीं था कि मुझे किसी ब्लैंक चेक पे साइन करना है या मुझे किसी खाली रजिस्टर पे साइन करना है। लेकिन जब मेरा 1 महीना पूरा हो गया, जिसके एवज में मैं 1 महीने की तनख्वाह पहले ही इनको एज अ सिक्योरिटी दे चुकी थी, जिसकी कोई रिफंडिंग नहीं है। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से नौकरी छोड़ती हूँ तो मुझे वो वापस नहीं मिलेगी, ये मुझे पहले दिन ही बता दिया गया था। उसके बाद जब 1 महीना पूरा हो गया और मेरी तनख्वाह मिलने का दिन आया, उस दिन मुझे मिस्टर आशुतोष भारद्वाज जो स्कूल के मैनेजर हैं उनके कमरे में भेजा गया और उन्होंने मुझे कहा कि आपको इस खाली रजिस्टर पे साइन करना है
तभी आपको 1 महीने की तनख्वाह मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। कहते हैं कि जुल्म करना और जुल्म को बर्दाश्त करना दोनों ही अपराध हैं। जब 6th पे कमीशन के नाम पर दिल्ली के सभी स्कूलों ने फीस बढ़ाने का नोटिस दिया तो पूरे राज्य भर के पेरेंट्स एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। जब 6th पे कमीशन आया तो पूरे देश में जो है स्कूलों ने जो है मनमानी ढंग से फीस बढ़ा दी और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में जो पेरेंट्स थे वो सड़कों पे आ गए। मैं आप सब लोगों से पुरजोर अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकत्रित हो और अपनी शक्ति को एकत्रित करने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन करें। यही आशा रानी एवं उनके सहयोगी शिक्षकों से भी कहा गया कि वह पेरेंट्स को फीस बढ़ाने का कारण लिखें। 2010 में जब टीचर्स को ये लगा कि भाई पेरेंट्स इतना आंदोलन